अब वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सब में क्यूरोसिटी पनपी जमीन को लेकर, तो जमीन से ही शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा सेना के पास जगह है, होनी भी चाहिए, क्योंकि सेना के पास देश की रक्षा के लिए बहुत सारा काम है। रेलवे के पास भी है, क्योंकि पटरियां बिछानी है, गोडाउन्स बनाने हैं। सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड जगह जो है वो वक्फ के पास है। वक्फ के पास तेलंगाना इटसेल्फ में 77,000 एकड़ जमीन है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस बात पर कई बार कई तरह की न्यूज ऑलरेडी छपी हैं। जैसे सितंबर 22 में छपी हुई खबर आप देखते हैं कि वक्फ बोर्ड अपने आप में लोगों की प्रॉपर्टी छीनने का कोई टूल तो नहीं है, हिंदू से उनकी जमीन छीनने का कोई तरीका तो नहीं है। इस तरह की भी कई बार खबरें छपती रही हैं। इतना ही नहीं, आप जुलाई 2022 की भी एक खबर देखते हैं जिसमें यह लिखा आया था कि लोग अपने प्रोफेशन को अपनाने के लिए, मतलब इस बारे में बहुत ज्यादा बहस छिड़ गई, सुप्रीम कोर्ट तक भी यह बात गई कि आपके पास जब कोई चीज नहीं आ पा रही है तो फिर उसका कोई लॉजिक क्या है। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा जमीन के बारे में भी जान लीजिए। देखिए, डिफेंस के पास 17.95 लाख एकड़ जमीन है हमारी सेना के पास। रेलवे के पास अगर हम बात करते हैं तो 11.78 लाख एकड़ जमीन है रेलवे के पास। वहीं अगर वक्फ की बात करते हैं तो 8.7 लाख एकड़ भूमि है किसके पास में, सॉरी, वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं 8.7 लाख वक्फ के पास, और इनकी जो एकड़ में लेंथ है, मतलब जो एरिया है, वो है 9.4 लाख एकड़। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इनके पास, मतलब 9.5 लाख एकड़ भूमि वक्फ के पास स्थित है। आप इसको ऐसे समझिए। अब आपको इस शब्द की भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। वक्फ का, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, धार्मिक काम के लिए किया गया कोई भी दान वक्फ कहलाता है। अब यह दान पैसे का भी हो सकता है, संपत्ति का भी हो सकता है। कानूनी शब्दावली की अगर हम बात करें तो इस्लाम को मानने वाले किसी भी इंसान के द्वारा धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है। अगर आपके पास दान देने के लिए पुस्तकें हैं तो आप वो भी दान करें, वो भी वक्फ कहलाएगा। अगर आपके पास दान देने के लिए गाड़ी है, घर है, बंगला है, आपके पास में शेयर से हैं, आपके पास कंपनी के मालिकाना हक हैं, आप कुछ भी दान करिए, वो सब वक्फ कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा किसी संपत्ति को अगर लंबे समय तक, अच्छा, ये बड़ा बहुत ही मतलब क्रिटिकल पॉइंट है, अगर कोई संपत्ति है जिसको लंबे समय से धर्म के काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो भी वक्फ ही माना जाएगा। पहली चीज, जमीन अगर किसी ने दान दी। दूसरा, जमीन अगर पहले से ही पर्पस ऑफ मतलब रिलीजन के यूज में आ रही है तो भी वक्फ है। तो ये जितनी भी मस्जिद हैं, मजारे हैं, या फिर जितने भी कब्रिस्तान हैं, ये सब की सब वक्फ के अंदर काउंट की जाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो पाकिस्तान चले गए छोड़ करके मुसलमान, उनकी जमीनें भी वक्फ हैं। तो यहां पर जहां तहां आप जमीन देखते हैं वो वक्फ की जमीन है। यानी इसके अंदर अगर आपको अब यह बात समझ में आ गई तो शैक्षणिक संस्थान हो, मदरसे हो, कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, धर्मशालाएं हो, सराय हो, जो भी है जो इस्लाम के अंदर है, वो सब किसके पास है? वक्फ के पास है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस जमीन को वापस कोई नहीं ले सकता। यानी कि मुस्लिम वक्फ कर सकता है, उसकी इस्लाम में आस्था होनी चाहिए और उसका उद्देश्य भी इस्लामिक होना चाहिए, लेकिन वो उसे वापस नहीं ले सकता। तो अर्थात चल संपत्ति, अचल संपत्ति या किसी भी प्रकार का दान वो अपने द्वारा दे सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये कब से शुरू हुआ? देश की आजादी के बाद शुरू हुआ या इससे पहले शुरू हुआ? इसका थोड़ा इतिहास जो हम ढूंढ पाए, अब हम वो बताते हैं। देखिए, कहते ऐसे हैं कि वक्फ की जो शुरुआत है वो प्रॉफिट मोहम्मद के समय से ही देखी जाती है। मतलब इनिशियल एज में जो कि संस्थापक थे इस्लाम के, उनके समय से ही देखी जाती है। अल हजर यूनिवर्सिटी कायरो और यूनिवर्सिटी ऑफ अल कुरनकियो मोरक्को के अंदर इसी प्रकार की वक्फ के ऊपर बसी हुई पुरातन इतिहास की संपत्तियों में से एक है। ठीक है, इतिहास के अंदर पता चलता है कि पैगंबर मोहम्मद कहा करते थे कि वक्फ जो है अपने जायदाद में से खैरात में कोई भी जगह अगर कोई व्यक्ति इस तरह से दे, और देखिए इसके पीछे का तर्क जो था पुराने समय में वो ये था कि अगर किसी मुस्लिम को ये लगता है कि उसके द्वारा भी किसी की सहायता करनी चाहिए, वो भी अपने द्वारा कमाई गई संपत्ति में से किसी को मदद पहुंचाए, तो जो बेसहारा है, गरीब है, उसकी मदद हो सके, तो मुसलमान अपने जीवन भर में से कुछ दान कर सकता है। और ये दान करने के बाद जो जमीन प्राप्त हुई, इस पर कृषि की जा सकती है, उससे लोगों का भला किया जा सकता है। ठीक है, और ये चीजें धीरे धीरे आगे खलीफाओं के पीरियड में बढ़ती रही।
भारत में अगर हम वक्फ की जमीन के इतिहास को तलाशने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि इस्लाम का आमद जब मुसलमानों के समय पर जब यहां इंडिया में हुआ तो फिरोज शाह तुगलक के जमाने में जो लोगों के द्वारा जमीनें वक्फ की गई थी, मुगल काल में उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। यानी कि अगर हम इतिहास में देखें तो तुगलक के काल में भी जमीन वक्फ की जाती थी, मुगल काल में इनको व्यवस्थित करने का काम शुरू हुआ। अच्छा, तुगलक ने अपने दौर ए हुकूमत में शिफा खाना खोला तो हकीम और डॉक्टर को बहाल किया, दवाएं दी तो लोगों के द्वारा लिखित जरिए अपने द्वारा अपनी जमीनें वक्फ कर दी गई कि ठीक है, इस तरह के जो अस्पताल हैं ये चलते रहे, हम इसके लिए अपनी जमीन देना चाहते हैं। ऐसे ही दिल्ली में एक मदरसा है, मदरसा फिरोज शाही, जिसके बारे में कहते हैं कि यह सबसे बेहतरीन मदरसा माना जाता था। इसको भी जमीन उस समय पर वक्फ की गई ताकि लोग छात्रों को पढ़ाने के लिए अपनी तरफ से मदद कर सकें। बाद में अकबर के समय में इस काम को और बेहतर देखरेख से किया जाना शुरू हुआ, वक्फ और अच्छे से कायम होने शुरू हुए और मुल्क पूरे देश के अंदर वक्फ की व्यवस्था कर दी गई कि जिसे जिस भी तरह से अपनी संपत्ति दान करनी है वो वक्फ कर सकता है। इस्लाम अब अनुयायी को यह बात दे दी गई। ठीक है, यानी एक तरह से यह समझा जाए कि अंग्रेजों के दौर से पहले वक्फ देश की, क्योंकि मध्यकालीन भारत में मैक्सिमम टाइम इस्लाम को मानने वालों का है, तो ऐसी स्थिति में वक्फ का भी काम खूब हुआ। लेकिन आज से लगभग 250 साल पहले जब अंग्रेजों का आगमन यहां हुआ तो अंग्रेजों ने भी वक्फ के काल को आगे बढ़ाया, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा। देश के धार्मिक आंदोलनों के अंदर, देश के आजादी के आंदोलनों के अंदर वक्फ के काम चलते रहे। भारत में अगर अंग्रेजी इतिहास की बात करें तो 1810 के अंदर कानून के अंदर वक्फ की जगह पहली बार दिखाई देती है, जहां सरकार के द्वारा काजी संपत्तियों की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए। मतलब हम एकदम एंशिएंट से उठ करके, मतलब मध्य के पूर्व से उठते हुए अंत तक आते हैं, और क्या आता है कि सरकार के द्वारा वक्फ की जमीनों की निगरानी के लिए काजी नियुक्त किए गए। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद औकाफ की हालत बदतर होने लगी, तो ऐसी स्थिति में, यानी कि ये जो लैंड होल्डिंग्स हैं जो दान में दी गई हैं, इनकी हालत बुरी होने लगी। तो ऐसी स्थिति में एक कानून पारित किया गया 1817 के अंदर। इसी कानून को ध्यान में रखते हुए निगरानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज और बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के माध्यम से इन जमीनों की निगरानी होने लगी। 1963 का समय आया, पुराने कानूनों को रद्द करते हुए कुछ और कानून बनने लगे। 1890 तक आते हुए चैरिटेबल संपत्तियों को चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट, कुल मिलाकर यह समझिए कि अब दान में संपत्ति इतनी आ गई कि उसका मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा टास्क हो गया। जमीन दिखने लग गई कि यार इतनी जमीनें डोनेट कर दी। देखिए, इंसान पैदा होता है, मर जाता है, जमीन पैदा होती है, बनी रहती है। जमीन दान में आई है तो बढ़ती ही जाएगी, जाएगी कहां, उसको कंज्यूम कौन कर रहा है। ऐसी स्थिति में जमीनें बढ़ने लगी। 1873 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वक्फ अल औलाद, ये क्या है इसको भी थोड़ा सा बता देता हूं। असल में जिसने संपत्ति दान की है उसकी संतानें उसका उपयोग कर पाएं, ऐसा भी बीच में एक प्रोविजन आया, लेकिन इसका लोगों के द्वारा विरोध किया गया कि दान अगर पीढ़ी दर हो गया तो फिर उसका क्या लॉजिक है। एक प्रकार से देश के अंदर ऐसा माहौल बनने लगा कि नहीं, अंग्रेज कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं, धर्म वर्सेस लॉ के अंदर ये मामला बिगाड़ रहे हैं। चलिए, ये सब चीजें धीरे धीरे चलती रही। बीच में फिर एक दौर आया 1910 का, जिस समय भारत के मुसलमानों के हाथ में एक मौका आया सर सैयद अली इमाम के नाम पर, जो कानून मंत्री बने ब्रिटेन के अंदर, यानी ब्रिटिशर्स राज में भारत में कानून मंत्री बने। इन्होंने वक्फ के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए कि भाई इसको किसी तरह से, चैरिटेबल काम की जमीन है, दुनिया की मदद के लिए आई हुई जमीन है, तो इसको एज इट इज रहने दिया जाए। अंग्रेजों का दौर चलता गया। अंत में 7 मार्च 1913 को मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 पारित हुआ, जो कि अंतिम बार 2013 में संशोधित हुआ है। यानी कि अंग्रेजों के काल का कानून आज तक चला हुआ आ रहा है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं साहब। अब तक कितने वक्फ बोर्ड हमारे देश में हैं? हमारे देश में अभी फिलहाल 32 वक्फ बोर्ड हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। भारत सरकार की अगर बात करें तो भारत में वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ एक्ट 1954 के तहत किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा वक्फ के तहत जितने भी संबंधित प्रकार के क्रियाकलाप हैं वो वक्फ बोर्ड के अधीन कर दिए गए हैं। अर्थात कानूनी रूप से कानून बना करके उनके अधीन यह सारी चीजें दी जाती हैं। अब आप सोचिए कि देश में, अगर मैं एक पीआईबी का आंकड़ा 2 फरवरी 23 का दिखाता हूं, तो प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें तो 8,65,646 वक्फ की इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ के पास इस समय हैं।
इनका मैनेजमेंट कौन करता है? तो सरकार के द्वारा वक्फ असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया सरकारी तरीके से बनाया हुआ है, जिसमें वक्फ की जमीनें, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, मूवेबल प्रॉपर्टीज, डिजिटलाइज रिकॉर्ड, सारी जानकारियां यहां पर मेंशन्ड हैं। अगर इन जानकारियों को हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज या इनकी जानकारियों को अगर हम बार में देखें, ग्राफ में देखें, तो सबसे ज्यादा जमीन एग्रीकल्चर में दिखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जमीन ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान के अंदर उपयोग में ली जाती है। उसके बाद में मॉस्क में सबसे ज्यादा, उसके बाद दुकानों के रूप में सबसे ज्यादा जमीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी जगह अगर आप देखें तो हाउसेस के अंदर, दरगाह के अंदर और प्लॉट्स एंड अदर यूजेस के अंदर भी वक्फ की जमीन का उपयोग होता हुआ दिखता है। अब सवाल बनता है कि वक्फ काम कैसे करता है। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि भारत में वक्फ बोर्ड 1954 से आया। 32 वक्फ बोर्ड देश के अंदर सक्रिय हैं। अब 32 पर नियंत्रण कौन रखता है? तो केंद्र में एक केंद्रीय वक्फ परिषद बनी हुई है जो केंद्र सरकार के अधीन है। वक्फ एक्ट 1954 के तहत ही उसकी स्थापना की गई है, जिसका अध्यक्ष केंद्र सरकार में वक्फ मामलों का मंत्री होता है। इसमें फिलहाल 20 सदस्य हो सकते हैं। इन सदस्यों के अंदर मतलब मदद को मुशर्रत अल खिदमत कहा जाता है, अर्थात एक प्रयोजन के लिए दी जाने वाली मदद की देखरेख। ओके साहब, 1954 के इस वक्फ एक्ट के अंदर वर्ष 1995 के अंदर एक नया नियम जोड़ा गया था। यह नियम 1995 में कानून के तहत एक जानकारी देते हुए कहा गया कि एक सर्वे कमिश्नर वक्फ घोषित की गई सभी संपत्तियों की जांच करेगा। इसके लिए वो गवाह और कागजातों की भी मदद लेगा। वक्फ का काम देखने वाले इस शख्स को मुतालवी कहा जाता है। ठीक है साहब, अब एक मुतालवी की एंट्री हो गई। वक्फ के पास जो संपत्ति कब्जे के लिए दी गई है, वो संपत्ति किसी और को देने का भी अगर अधिकार दिया गया तो वो भी वक्फ बोर्ड को दिया गया कि अगर वक्फ को लगता है कि यह जमीन किसी गरीब की मदद के लिए दी जा सकती है, या किसी अस्पताल को दी जा सकती है, या किसी को निवास के लिए दी जा सकती है, तो वक्फ उस जमीन को दे सकता है। लगभग भारत के सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, मतलब वक्फ बोर्ड है, लेकिन गोवा और पूर्वोत्तर के कुछ छोटे राज्यों में वक्फ बोर्ड नहीं है। अब हम बात करें राज्य वक्फ बोर्ड की, तो केंद्र के अंदर 20 हो गए, 20 लोग हो गए। राज्य वक्फ बोर्ड भी ऐसे ही काम करता है। उसमें भी एक चेयरमैन राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कुछ सदस्यों से बना होता। एक चेयरमैन राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत कुछ सदस्य, मुस्लिम नेता, विधायक, राजस्थान मतलब जो भी राज्य है उसकी बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य, स्कॉलर और 1 लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाले वक्फ के मुतालवी जो कि रखरखाव का काम करते हैं, उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वक्फ अपनी किसी भी संपत्ति को किसी के नाम अगर हस्तांतरित करता है तो उसको करने के लिए 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो देखिए, केंद्रीय वक्फ हो गया, स्टेट के अंदर राज्य वक्फ हो गया, और इस प्रकार से वक्फ के द्वारा देश भर के अंदर जमीनें रखी गई हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है? देखिए, जो परेशानी है वो तो मैंने आपको बता दी कि जमीन पर वक्फ के द्वारा कहा गया कि यह जमीन उसकी है, समझ में आया। अब ये जो वक्फ के नाम पर जो जमीन मिली, इस जमीन पर बहुत ही अनाधिकृत रूप से दुनिया ने ही कब्जा कर लिया। पंजाब हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनमें वक्फ की जमीनों पर लोगों ने जबरन कब्जे जमा लिए, और उन कब्जों को छुड़ाने के लिए वक्फ बोर्ड के द्वारा समय समय पर प्रयास किया जाता है। उन्हीं प्रयासों में से तमिलनाडु के अंदर एक गांव को खाली कराने के लिए वक्फ का आदेश ही चर्चा का विषय बन गया। वक्फ ने जिस गांव को खाली कराने का आदेश दिया वो हिंदू मेजॉरिटी विलेज था, और उस हिंदू मेजॉरिटी विलेज में 1500 साल पुराना एक शिव मंदिर भी था, और खाली करने की शर्त के नाम पर उनसे यह कहा गया कि अगर खाली नहीं करना चाहते हो तो इस्लाम अपना लो, क्योंकि ये इस्लाम में ही इस्लाम को दान की जा सकती है कि जब पावर उसको आपने जमीन ट्रांसफर करने की दे रखी है तो कोर्ट का इंटरफेरेंस क्यों नहीं है, वो आदमी जो पीड़ित है वो कहां जाएगा। इसलिए 1995 के अंदर परिवर्तन किया जाए। तो तिरुचिरापल्ली का जो मामला मैंने आपको बताया, उम्मीद है अब आपको वो समझ में आए। और वो ये जो टेंपल आप देख रहे हैं, ये टेंपल 1500 साल पुराना बताया गया है, और इस तरह से कुछ यहां पर डॉक्यूमेंटेशन को हाईलाइट किया गया। ठीक है साहब। अच्छा, एनओसी लाने के नाम पर भी जिम्मेदारी गांव वालों को दी गई कि तुम अगर जमीन हस्तांतरित करना चाहते हो तो वक्फ बोर्ड के पास जाओ और वहां से लिखवा के लाओ कि यह जमीन वक्फ की नहीं है। तो लोग जमीन बेच नहीं पाए, और इस प्रकार से काफी ज्यादा इस मामले को लेकर के विरोध भी हुआ। फिर राजनीति होने लगी तो पता चला कि इस जगह को डीएमके सरकार के द्वारा ही इस प्रकार से वक्फ बोर्ड को दिया गया है। अब जो भी है, लेकिन यह पावर तो एब्सोल्यूट पावर सी हो गई। जब तक न्यायपालिका का इंटरफेरेंस नहीं है तो फिर उस पावर का महत्व क्या है। ठीक है। अच्छा, एक और वाकया हुआ हाल ही के दौर में, और वो क्या था?
द्वारका और भेड़ द्वारका आपने नाम सुने हो, भगवान कृष्ण की वो जगह जहां पर कृष्ण भगवान ने राज किया था। टापुओं पर बसा हुआ शहर है, उनमें से कुछ टापू जलमग्न हो चुके हैं। हाल ही में वक्फ बोर्ड के द्वारा वहां के 2 आइलैंड्स पर भी अपना दावा ठोक दिया गया। इस बात से सरप्राइज होते हुए कोर्ट ने सवाल कर लिया कि यह कैसे संभव है भाई, यदि यह जमीन भगवान कृष्ण ने अपने राज में काम में लिए, इसको आप लोग कैसे क्लेम कर सकते हो। और इस चक्कर में कोर्ट ने वक्फ के दावे को कैंसिल करते हुए हटा दिया कि आप हटाइए, ये सब बातें फालतू की है, इन्हें मत लाइए। इस प्रकार से वक्फ के द्वारा ना जाने कितने प्रकार की जमीनों को अपना बताने का प्रयास किया जाता है। ठीक है साहब, इंटरेस्टिंग तो तब हुआ जब वक्फ के द्वारा ताजमहल को भी अपनी प्रॉपर्टी बता दिया गया कि ताजमहल भी हमारी प्रॉपर्टी है। लॉजिक क्या लगा दिए कि जब मदरसे, मस्जिद और ये सब हमारे हैं तो वक्फ के अधीन, क्योंकि नियम क्या कहता है कि इस्लाम के काम में उपयोग में आ रही जमीन भी वक्फ की होगी। इस आधार पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना क्लेम दर्शा दिया कि साहब ये तो हमारी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को रिलीजियस प्रॉपर्टी अनाउंस करते हुए और वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम पर बता दिया। इस बात से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया परेशान हुआ। 2010 में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसमें अपील करी भाई, क्योंकि अभी एएसआई के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। बोले साहब अब तो ये जमीन वक्फ ने क्लेम कर दिया, हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दिया। बोले ठीक है, तुम्हारे कानून में लिखा होगा, अब हम भी सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, ऐसा क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही लॉजिकल सा सवाल पूछ लिया कि आपके अकॉर्डिंग वक्फ का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति आपके नाम उस जगह को कर गया हो, इस्लाम का अनुयायी हो, उसने अपनी तरफ से वक्फ किया हो। ले आओ शाहजहां का वो कागज ले आओ जिसमें कि वक्फ करते समय उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया था कि ये डॉक्यूमेंट है, मैं ताजमहल को वक्फ करता हूं। अब उनके पास कुछ था नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि तुम्हारे पास अब ये चीज नहीं है, अब वापस पधारो और यह जगह एएसआई के पास ही रहने दो। कुल मिलाकर के जमीन पर क्लेम करने का जो अंदाज है वक्फ बोर्ड का, वो बहुत विस्तृत है। तो संभवतया आप में से बहुत सारे लोगों ने जो इतने समय तक हमसे डिमांड की थी वक्फ के बारे में जानकारी लाओ और उससे जुड़े हुए मुद्दे बताओ, हमने थोड़ा सा उसमें जो प्रयास किया है मेहनत से, वो आपको काम का लगा हो। तो आपसे गुजारिश है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। ऑलरेडी अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।